नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, ये जो वीडियो सीरीज है आज जिस पे आप वीडियो पे आ चुके हैं, ये मिशन सरकारी नौकरी क्रैश कोर्स के तहत चल रहा है। ये सारे एग्जाम्स के लिए है, चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम का तैयारी करते हो जहाँ साइंस पूछा जाता है दोस्त। जी हाँ, यदि साइंस पूछा जाता है तो पूरा नौकरी में आया हुआ जो पहले के सालों में आया हुआ है थ्योरी है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर का हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आज परमाणु की संरचना करेंगे, 7वां डे है आज। यानी इससे पहले 6 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कंप्लीट जीएस क्रैश कोर्स के नाम से उसको जाके आप देख सकते हैं। उसके अलावा चैनल पे और बहुत सारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे फुल सिलेबस आपको इसमें कवर कराए जाएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन का। जी हाँ दोस्त, आज का जो सेशन है इसमें हम करने जा रहे हैं आज परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ध्यान रखिएगा एटम का कैसा स्ट्रक्चर होता है, इससे रिलेटेड सारी बात करेंगे। केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसा बोला आप वहाँ से अब कर सकते हैं। और दोस्त मैं इतना ही कहूँगा, रेजोल्यूशन हल्का सा बढ़ा लीजिएगा, मतलब अच्छा लाइट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये पतला लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं, गौर कीजिएगा जरा। पहला पॉइंट है, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद के वैज्ञानिक ने खोजा और प्रमाणित किया कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। जॉन डाल्टन साहब ने क्या कहा था कि परमाणु के जो कण है वो मतलब जो तत्व के कण है, सबसे छोटा पदार्थ का कण वो परमाणु है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बाद के वैज्ञानिक ने उसे तोड़ा। परमाणु कुछ विशेष मौलिक कणों यानी फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है। कभी कभी पूछ देता है कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन है, और 4 ऑप्शन दे देगा, ध्यान रखिए उसमें से 3 को टिक मारना रहेगा। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 चीज का बना है। परमाणु में 3 मौलिक कणों के अतिरिक्त वर्तमान तक कुछ और कणों का आविष्कार हो चुका है, जैसे न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन। अब सोचिए कि उसके अंदर भी तोड़ कर निकाला जा चुका है। लेकिन फंडामेंटल जब भी बात करेगा आपका, तो ध्यान रखिएगा आप 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टिक मारिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण है, यानी फंडामेंटल पार्टिकल से इसको ध्यान रखिए, जिससे परमाणु निर्मित होता है। ऑप्शन में यही सब दे देगा, न्यूट्रिनो दे देगा, पॉजिट्रॉन दे देगा, मेसॉन, ये सब कुछ भी दे रहेगा। तो जो इन सभी में से होगा उसको टिक मारिएगा, वही अलग होगा। 3 को तो पता ही है क्या क्या है, मैं बता दिया। अब हर कण को अलग अलग पढ़ते हैं, इसका खोज कैसे क्या हुआ सारा डिटेल जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये एक निगेटिव कण है, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का खोज एकदम ये लाइन पर हम फोकस ही कर लीजिए आप। जे टॉमसन द्वारा किया गया था 1960 में, और 1960 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको। अच्छा सॉरी, 1960 में नहीं किया था, 1906 में सॉरी, इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था जे टॉमसन को। लेकिन जान लीजिए इलेक्ट्रॉन का इन्होंने खोज किया था। कहा जाता है जे टॉमसन ने, इसको याद रखना है, विसर्जन नली, डिस्चार्ज ट्यूब में गैसों में विद्युत विसर्जन का अध्ययन कर कैथोड रे का पता लगाया। कैथोड किरणें जिन ऋण आवेशित किरणों से बने होते हैं वही कण इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। कैथोड किरण किस किरण से बना हुआ है? ऋण आवेशित कणों से बना हुआ, वही कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके कुछ लक्षण देखते हैं जरा, क्या क्या लक्षण है। पहला कह रहा है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, तो ये तो पहला लाइन है जो कि आपको एकदम वेरी मोस्ट आपको याद रखना है। दूसरा भी आपको पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर आवेश जो होता है वो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ये आपके मुंह पर रटा हुआ होना चाहिए, एग्जाम में आते हैं। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को इकाई ऋण आवेश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का निर्धारण, गौर से सुनिएगा, R.M. मिल्कन ने तेल बिंदु प्रयोग द्वारा किया था। ये जानने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना जानना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है और इस पे ऋण आवेश रहता है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है उसे समझिए जरा। कह रहा है इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण है, मतलब इसमें वजन है। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान जो है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम है। ये आपको अब याद रखना पड़ेगा, इसका वजन आपको याद रखना होगा। परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU, एटॉमिक मास यूनिट, समझ गए? AMU बताए हुए पहले में। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 1/, मैं लिख देता हूँ, छोटा है आपको नहीं दिख रहा होगा, 1838। ये है आपका AMU 1/1838 AMU होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/, मतलब सीधा कहिए कि 1838वां भाग होता है।
अगला पॉइंट पर आइए। इलेक्ट्रॉन की धारा कैथोड किरण फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करती है तथा कांच से टकराकर हरी नीली प्रकाश उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होता है तो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है और कांच से टकराकर हरा और नीला जो है प्रकाश उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन के संकेत ई है। ये सब चीज़ जानना है। इलेक्ट्रॉन समझ के सारी बात। जे थॉमसन को याद रखिएगा, 1906 में उनको दिया गया था, क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कैथोड किरण के द्वारा जिस चीज़ का बना होता है निगेटिव कण से, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा बात। इसका ये भी बता दिया कि इस पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद इसका द्रव्यमान बताया 9.11 गुने 10⁻⁻28 ग्राम में होता है। AMU में बात करें तो 1/1838 जो होता है AMU होता है। अब कह रहा है प्रोटॉन के बारे में। पहला पॉइंट कह रहा है कि प्रोटॉन में, परमाणु में प्रोटॉन के अस्तित्व का पता सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने लगाया था। ध्यान रखिएगा ये शब्द को। गोल्डस्टीन ने जे थॉमसन की तरह ही विसर्जन नली में गैसों के विद्युत विसर्जन का अध्ययन कर एनोड किरण या कैनाल किरण का पता लगाया। अभी कैथोड किरण की बात किए थे तो निगेटिव था, एनोड किरण प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव। एनोड ए से ऐड, पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, एनोड किरण या कैनाल किरण बोलते हैं। इसका गोल्डस्टीन ने पता लगाया। धन आवेशित कण प्रोटॉन होता है। ये जो किरण होता है जिस कण से बना होता है उसे प्रोटॉन बोलते हैं, धन आवेशित। प्रोटॉन धन आवेशित कण है। इस पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परंतु चिन्ह में प्लस हो जाता है, यानी 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, जिसे इकाई का ऋण आवेश +1 भी लिखा जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है, इसका भी द्रव्यमान है। प्रोटॉन की निरपेक्ष द्रव्यमान 1.67 गुने 10⁻⁻24 ग्राम है, और उसमें याद होगा कितना था, 28 था। प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान लगभग 1 AMU होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लगभग 18-38 गुना भारी होता है। प्रोटॉन ज़्यादा भारी है, ध्यान रखिएगा, 18-38 गुना भारी है। और भी कुछ पॉइंट जानिए। कह रहा है एनोड या कैनाल किरणें प्रोटॉन से बने होते हैं। सही बात है, पॉजिटिव कण से। एक किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है तथा जिंक सल्फाइड को प्रतिदीप्त कर देती है। आगे कहता है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है। यही कारण है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, ठीक है ना, उसका अपना कोई आवेश नहीं होता। परमाणु का प्लस या माइनस कुछ नहीं होता। प्रोटॉन का संकेत P होता है। अब आइए न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन सर्वप्रथम 1920 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में भाषण के दौरान रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन अस्तित्व के संबंध में अपना चिंतन व्यक्त किया। रदरफोर्ड ने कहा परमाणु में अवश्य ही कोई उदासीन कण विद्यमान होना चाहिए जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर हो। 1932 में, आइए 1932 में चैडविक की बात करते हैं। 1932 में ये बंदा जो चैडविक थे ने बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों का प्रभार कर न्यूट्रॉन का पता लगा लिया। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। इसका नाम विद्युत उदासीनता के कारण ही न्यूट्रॉन पर आया, क्योंकि न्यूट्रल रहता है ये। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है, 1.67 गुने 10⁻⁻24 ग्राम, यानी 1 AMU होता है। यानी कि ये जो है 18-38 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से। कहता है एकमात्र तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर सभी में न्यूट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जैसा कण नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन में तीव्र भेदन शक्ति पाया जाता है। न्यूट्रॉन का प्रभाव अगर किसी चीज़ पर कराते हैं तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है, समझे, उन दोनों के तुलना में। अगला है बहुत बढ़िया बात, इसको बोलते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। कहा जाता है थॉमसन पर परमाणु मॉडल संरचना को बताता है। परमाणु की संरचना का मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक जे थॉमसन है। ये लाइन आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु की संरचना बताने वाले कौन थे, तो जे थॉमसन साहब थे। अगला पॉइंट कहता है थॉमसन अपना परमाणु मॉडल 1903 ईस्वी में दिया था। उस समय तक परमाणु के केवल 2 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही पता चला था। अतः थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में केवल धन आवेशित कण प्रोटॉन तथा ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन का ही व्यवस्थित कर बताया। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की प्रमुख बातें, परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार कण है जिसे इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। इन्होंने कहा था परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार कण है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसा रहता है। आगे कहता है थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु एक तरबूजे की तरह होता है
परंतु परमाणु धन आवेशित तरबूजे के लाल भाग के तरह दिखता है और जो बीज होता है इलेक्ट्रॉन की तरह इधर उधर भटकता रहता है, जहाँ तहाँ धंसा दिखता है। ये टॉमसन साहब कहे थे। आगे कहा जाता है परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश का परिमाण समान होता है, जिससे परमाणु विद्युत उदासीन होता है। टॉमसन ने परमाणु मॉडल केवल यही समझाया कि परमाणु में उदासीन कण क्यों है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल आने के बाद टॉमसन का परमाणु मॉडल की तरह अमान्य हो गया, मतलब ये वैल्यू खत्म हो गया, रदरफोर्ड जैसी आया। तो आइए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं। चूंकि चैप्टर का नाम ही था परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो समझिए बढ़िया से। परमाणु की संरचना जानने हेतु गौर से सुनिएगा। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। जितना अच्छा से थ्योरी पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव सारा खुद टिक कर लीजिएगा, खुद से आंसर दे लीजिएगा। पिछले क्लास में जब मैंने ऑब्जेक्टिव करा रहा था, जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ा था उन सभी ने मुझे मैसेज करके बताया कि सर मैंने अप्रॉक्सली 1-2 क्वेश्चन के अलावा सारे क्वेश्चन मैंने अपने से कर लिया। तो यही बात कर रहा हूँ, थ्योरी इसलिए अच्छे से पढ़ी। परमाणु की संरचना जानने हेतु रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। उन्होंने रेडियम, गौर से सुनिए, रेडियम से निकले अल्फा कणों को सोने के पतली परत पर फॉयल पर प्रहार कराया। तब तीव्र गति से अल्फा कण को रदरफोर्ड ने सोने के पत्थर पर प्रहार किया तो उन्हें यह सूचना मिला। क्या मिला? पहला कह रहा है अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना किसी विचलित के स्वर्ण पत्थर को भेद कर उस पार चला गया। अगला कहता है कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होकर स्वर्ण पन्नी के आर पार हो गए। अगला कहता है बस बहुत ही कम अल्फा कण स्वर्ण पन्नी से टकराकर अपने मार्ग पर पुनः वापस आ गए। प्रयोग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर रदरफोर्ड निम्न निष्कर्ष पर पहुंचे। क्या पहुंचे? अधिकांश अल्फा कण बिना किसी विचलन के स्वर्ण पन्नी के आर पार हो गए। यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु के अंदर बहुत ही अधिक रिक्त स्थान होता है, मतलब स्वर्ण पन्नी जो बना हुआ है उसके बीच में खाली जगह, ये तो तय बात है। अगला क्या पता चला? कुछ अल्फा कण मार्ग से विचलित होकर स्वर्ण पन्नी को पार किया, अतः यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु के मध्य कोई समान आवेश वाले उपस्थित है। यानी कि अल्फा कण के ही सेम जेंडर का, मतलब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस सामने है मौजूद। बहुत ही कम अल्फा कण अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट आए, अतः परमाणु के भीतर उपस्थित धन आवेशित वस्तु का अत्यंत, मतलब आयतन अत्यंत ही कम है, मतलब पॉजिटिव बहुत कम है, निगेटिव है और वो उसमें खाली जगह है। ये सारी बात पता चला। कह रहा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का आधार पर रदरफोर्ड ने यह पता लगाया कि परमाणु का एक केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। यह नाभिक धन आवेशित होता है और यहीं से रिटर्न हो जाता है। तथा परमाणु की नाभिक का खोज कर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल इस प्रकार बातें करती है। क्या क्या करती है? आइए 5-6 पॉइंट है उसे समझते हैं। पहला कहता है परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान है। सही बात है। परमाणु के मध्य एक नाभिक होता है, नाभिक धन आवेशित होता है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही केंद्र पर उपस्थित रहता है। अगला पॉइंट है परमाणु के नाभिक का आयतन। परमाणु के नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में काफ़ी कम होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा उन्होंने नाम दिया। अगला कहता है परमाणु में धन आवेशित कण प्रोटॉन तथा ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। ये सारी बात उन्होंने बताया। अब मॉडल क्या है देख लीजिए जरा। बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, पॉजिटिव बना रखा है, प्रोटॉन के कारण प्लस है, न्यूट्रॉन भी है। अंदर नाभिक में ऑर्बिट है, जो चारों तरफ है उसमें देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर काट रहा है। ये था उनका रदरफोर्ड साहब का मॉडल। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल 1911 में प्रस्तुत किया। उस समय तक परमाणु के 2 ही मौलिक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन खोजे हुए थे। न्यूट्रॉन की खोज के बाद यह सत्यापित हुआ कि परमाणु के नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु संरचना समझने में सफल रहा, परंतु यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व का समझने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त इस मॉडल में यह जानकारी नहीं मिलती है कि कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। बात समझ में आया? रदरफोर्ड साहब ने लमसम क्लियर कर दिया, लेकिन किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये इन्होंने नहीं बताया। अब आइए एक और मॉडल देखते हैं। नील बोहर का मॉडल पर बात करते हैं। बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां रह गई थी उसे नील बोहर ने परमाणु मॉडल में दूर करने का प्रयत्न किया। नील बोहर का परमाणु मॉडल कुछ अस्थायित्व के बारे में बताता है कि परमाणु कैसे अस्थायित्व है। नील बोहर के परमाणु मॉडल की बात है। पहला है परमाणु 3 मौलिक कणों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कह रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण ही नाभिक धन आवेशित होता है, यानी पॉजिटिव दिखता है।
अगला बात उन्होंने कहा, इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षों में घूमता है। हर वृत्त का अलग अलग ऊर्जा है। जिस वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे ऊर्जा का स्तर या सेल कहा जाता है। ऊर्जा स्तर कहिए या सेल कहिए। तीसरा पॉइंट है, अंदर से बाहर की ओर इन ऊर्जा स्तर का सेलों के 2 तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। या तो 1, 2, 3, 4, 5 कहिएगा और 6 कहिएगा, या KLMNOP कह सकते हैं। P लास्टली होता है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। अब आगे आइए, ये देख लिए, वही बात मैं वहाँ पे भी बोला हूँ लैंग्वेज में। आगे कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन सेल में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। प्रत्येक ऊर्जा स्तर तथा सेल में ऊर्जा की निश्चित मात्रा रहती है जो हमेशा नियत बना रहता है। नाभिक के निकट वाले सेल की ऊर्जा सबसे कम होती है तथा बाह्यतम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं सेल की ऊर्जा बढ़ती जाती है। जैसे KLMNOP, P सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला है, उससे कम जाएगा O में, N में, सबसे नाभिक के बगल में K रहता है। नाभिक के जब पहला शुरू होता है K से, तो इसमें सबसे कम ऊर्जा रहता है। आगे कहता है, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक सीमा से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब हर सेल में इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगा। इसका निकालने का तरीका है, K सेल में n बराबर 1 में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। K सेल 2 में n बराबर 2 अधिकतम 8 रहेगा। तीसरे सेल में n बराबर 3 अधिकतम 18 रहेगा। उसी तरह अगला में 32 रहेगा। ये कैसे निकलेगा थोड़ी देर बाद देख लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में कूद सकता है, एक सेल से दूसरा सेल में जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में आंतरिक कक्षा में कूदता है, देखिए बाहरी कक्षा से अंदर जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, बहुत ऊर्जा निकलता है। और जब इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है, यानी अंदर से बाहर। मैं समझा दूं जरा, देखिए ये 2 सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये अगर इधर आ रहा है तो ऊर्जा का याद रखिए हमेशा ह्रास होता है, कमी होता है ऊर्जा का, ऊर्जा में नीचे गमे होगा। लेकिन यही यहाँ से अंदर गमे कूदेगा, अंदर गमे कूदेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। अब एक और व्यक्ति आ गया जिनका नाम था बोरबेरी योजना, बोरबेरी स्कीम। परमाणु के विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वितरण की जानकारी बोरबेरी योजना से प्राप्त होता है। बोरबेरी योजना में पहला कहता है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के कक्षा में प्रवेश करता है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन के कक्षा में प्रवेश करता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्रमशः KLMNOP ऐसे आगे बढ़ते रहता है। एक फार्मूला उन्होंने दिया, अधिकतम जिस भी सेल में निकालना 2n² से निकाल सकते हैं। n बराबर कक्षा की संख्या, जैसे पहला कक्षा है 1, के सेल में अगर पता करें तो n बराबर 1 डालिएगा इस फार्मूला के अंदर, तो सॉल्व करके 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसी तरह n बराबर 2 डालिएगा तो L में 8 हो सकता है, n में 18 हो सकता है, n बराबर 4, n सेल में m में 18, n में 32, O में 5वां सेल में 50 हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन इतना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगला बात कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या नियत 2 के अनुसार पूर्ण हो जाने पर ही इलेक्ट्रॉन अगले सेल में जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 2 के अनुसार पूर्ण हो जाने पर इलेक्ट्रॉन अगले में जाएगा। ध्यान रखिएगा, वास्तविकता यह है कि जब किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो अगला कक्षा प्रारंभ हो जाता है। सबसे बाहरी सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन तथा बाहरी सेल के पहले वाले सेल में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब ये सब क्या बोल रहा है थोड़ा देर में समझ में आएगा, अभी सुनते रहिए, सब याद रखना है। बाहरी कक्षा में अधिक से अधिक 8, उसके पीछे वाला में 18 अधिक से अधिक। बाह्यतम सेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन उसके पहले वाले सेल में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इन दोनों के पहले वाले सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के अनुसार पूर्ण नहीं हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा क्योंकि पीछे को चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसके पहले वाले सेल में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकता जबकि उससे पहले वाला में 2n² को फुलफिल नहीं कर लिया हो नियम को। आगे कर रहा परमाणु संख्या। परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या अथवा धन आवेशित आवेश के संख्याओं के ही तत्व को परमाणु संख्या कहा जाता है। यानी कुल प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या आप कह दीजिए। कहता है तत्व की पहचान उसकी परमाणु संख्या के द्वारा ही होता है। किन्हीं 2 तत्वों का परमाणु संख्या समान नहीं होता है। कहता है तत्व के परमाणु संख्या Z से सूचित किया जाता है। तत्व के परमाणु संख्या सर्वप्रथम मोसले ने लगाया था। ये लाइन अब याद रखिएगा। तत्व के परमाणु संख्या सबसे पहले मोसले साहब ने लगाया था। क्या उन्होंने कहा था कि Z बराबर परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या, या कह सकते हैं उस एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन का संख्या कहिए या प्रोटॉन का संख्या कहिए, उसी से आप उसका परमाणु संख्या पता कर सकते हैं। और आपका द्रव्यमान निकालने के लिए दोनों जोड़ दीजिएगा।
कह रहा है इलेक्ट्रॉन को जोड़ना रहता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। कहता है उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। आवेशित परमाणु में प्रोटॉन, धन आवेशित परमाणु में प्रोटॉन तथा, एक मिनट, आवेशित परमाणु आयन में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है किसमें क्या, यहाँ की एक सिर्फ कह रहा है कि परमाणु जो होते हैं अगर वो आयनित हो गया है तो उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ा गड़बड़ा चुका होगा। यदि कोई अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देता है तो उस पर पॉजिटिव चढ़ जाता है और जो ले लेता है उस पर निगेटिव चढ़ता है। द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर। करा किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए अक्षर से सूचित किया जाता है, यानी ए बराबर, एक सेकेंड, ए बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन की संख्या। ध्यान रखिए द्रव्यमान संख्या इससे पता चलता है। परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, सही बात है। परमाणु संख्या क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या कह सकते हैं। परमाणु संख्या के संख्या को द्रव्यमान संख्या में घटाने पर परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाता है। तो यही तो है फार्मूला, बस इसको ले जाके उधर घटा देना है। ठीक है, यहाँ देखिए न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान में से परमाणु संख्या। परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान को निम्नलिखित तरीके से दर्शाया जा सकता है। जैसे अगर कोई तत्व है, ठीक है, तत्व का यह सिंबल दे दीजिए, ऊपर में लिख दीजिए परमाणु संख्या, नीचे लिख दीजिए परमाणु द्रव्यमान। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, परमाणु संख्या 11 है, यानी सब हम परमाणु संख्या हमेशा छोटा होता है। ध्यान रखिएगा, नीचे में रहता है छोटा। 13 ऊपर में 27 है एल्युमिनियम का। उसके बाद मैग्नीशियम का क्या है 12 है, ऊपर में 24 है। परमाणु द्रव्यमान की अब बात कर ले जरा। आइए फटाफट जवाब दीजिए, बेहतरीन सीरीज है, मजा आ जाएगा आपको। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, ठीक है। कह रहा है परमाणु 3 मौलिक कणों से बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग को तत्व को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। अब क्या है इसका मतलब, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य अर्थात शून्य होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, अतः 1 mu होता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, या 1 गुने प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 1 गुने न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या या द्रव्यमान संख्या। बात एक ही है। कह रहा किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान का मान उसके द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान एक ही बात होता है। समस्थानिक जैसा चीज को समझिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन एकदम बनेंगे ही बनेंगे। स्थानिक, स्थान मतलब स्थान सेम रहेगा। आप देखिएगा इसके नीचे में सब में देखिए 1 1 नीचे में है, यानी परमाणु संख्या सबका 1 है। हाइड्रोजन का 3 तरह के हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है आपको, लेकिन एक में देखिए ऊपर में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है, यानी कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गया। क्लोरीन का उसी तरह आप देख लीजिए, क्लोरीन में भी गौर कीजिए जरा। मैं बड़ा कर दूं क्या साइज, लीजिए पूरा बड़ा कर दिया। क्लोरीन के बारे में कह रहा है कि क्लोरीन को जब आप देखेंगे तो 17 है परमाणु संख्या, इस क्लोरीन का भी 17 है परमाणु संख्या, लेकिन ऊपर 37 और 35 है, तो समस्थानिक 2 हो गया। उसी तरह कार्बन के देख लीजिए, कार्बन में एगो 6 है, एगो 17 है, एगो में 12, एगो में 14 है। 1 मिनट गलती कर दिया है यहाँ पे 6 होगा, नीचे में यहाँ 6 होगा, ठीक है, यहाँ 17 नहीं होगा, यहाँ 6 होगा, गलती प्रिंट है। ऊपर में 12 और 14 होगा। ये सब समस्थानिक है। अगला टॉपिक कह रहा है कि समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, किंतु इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाती है। न्यूट्रॉन की संख्या के कारण ही सब बदल रहा है। समस्थानिक के रासायनिक गुण एक समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण बदल जाते हैं। रासायनिक गुण तो सेम होते हैं, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। अब एक संभारिक भी होता है, आइसोबार्स जिसको बोलते हैं। आइसोटॉप्स था, आइसोबार्स। संभारिक, भारिक मतलब भारी, वजन, मतलब परमाणु द्रव्यमान बदलेगा इस बार आप जब ऊपर में देखिएगा तो देखिए सेम है। कार्बन का 2, कार्बन का एगो 14, देखिए मैं बड़ा साइज करता हूँ, मेन अच्छे से एग्जांपल समझिए तो खूब समझ में आएगा। देखिए ऊपर 14, इसमें भी 14, ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, नीचे 7 है, नीचे 6 देखिए। यानी आपने क्या देखा, भारी समान है, लेकिन दोनों में बदलाव आ गया। ऊपर में 40 40 40, नीचे में 20 19 18। आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। उसे क्रोमियम और आयरन में देखिए, ऊपर में 54 54 है, नीचे 24 और 26 है। कैडमियम है 3, नीचे 50 48 है, ऊपर देखिए 116 116 है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसका आपका क्या है, संभारिक है। वजन क्या है, सबका समान है, वजन समान है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका स्थान अलग है, परमाणु संख्या अलग अलग है। संभारिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, परंतु इसका जो न्यूक्लियन है, न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समान होती है। बात समझ में आया। अगला टॉपिक आता है सब न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन।
विभिन्न तत्व के परमाणु जिसके परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो लेकिन इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। गौर से सुनिए, समन्यूट्रॉनिक का मतलब क्या है कि इसका देखिए परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान दोनों अलग है लेकिन न्यूट्रॉन बराबर है। जैसे कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में देखिएगा तो देखिए नीचे 8 है, नीचे 7 है, नीचे 6 है, ऊपर 14 है, 15 है, 16 है, लेकिन तीनों में न्यूट्रॉन का संख्या बराबर है। मतलब घटाएंगे जब इन दोनों को घटा के आप देखिए, इसको घटाइए दोनों का आपस में, इसको घटाइए इसको घटाइए, बराबर आएगा हर बार, 8 8 8 आएगा। तो जब 8 8 8 आया न्यूट्रॉन का संख्या समान है, न्यूट्रॉनिक है, सम न्यूट्रॉनिक। उसी तरह सल्फर का और फास्फोरस का देख लीजिए, नीचे 15 16 है, ऊपर में 31 32 है, लेकिन जब घटाइएगा तो दोनों में बराबर आएगा। जब दोनों में बराबर आएगा तो इसका मतलब क्या हो, सम न्यूट्रॉनिक हो गया। सम न्यूट्रॉनिक परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। एक और है इसके अलावा सम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन अब समान होने वाला है। जैसे आपके सामने यहाँ 2 एग्जाम्पल दिया गया है। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम पर +3 लगा हुआ है। उसी तरह एक ठो F है, फ्लोरीन पर -1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या देखिएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर हो जाएगा। कैल्शियम में देखिए 2 प्लस लगा हुआ है और सल्फर में 2 माइनस लगा हुआ है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर हो गया है। इसके अलावा हमको अब जानना है, ये जो 12th क्लास का है पढ़ाई, 11 12 का, उसको आप उस पर आइए। क्वांटम संख्या क्या होता है? क्वांटम संख्या द्वारा परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। देखिए परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त है। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसके संभावित कक्षा, उप कक्षा, इसके चुंबकीय गुण, उसकी चक्रण की दिशा हेतु प्रयुक्त संख्या क्वांटम संख्या कहलाती है। मतलब हर चीज़ पता चलता है। पर मुख्यतः क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या द्वारा इलेक्ट्रॉन की कक्षा, सेल, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी का पता चल जाता है। आगे कह रहा है कि मुख्य क्वांटम संख्या को n से सूचित किया जाता है। n का मान 1 से अनंत तक कुछ भी हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता है। n बराबर 1 का अर्थ है इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा k में है। n बराबर 2 का मतलब है l में, n का मान 3 मतलब तीसरे कक्षा में। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूरी ऊर्जा उतना ही अधिक होगा। बात समझ में आया? जैसे 3 है तो ये ज़्यादा दूर है, इसमें ऊर्जा ज़्यादा होगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड से नॉइज जाएगा, उसे इग्नोर करिएगा प्लीज़, गाड़ी जा रही है, क्योंकि उन चीज़ों पर फोकस हम लोग को नहीं करना है। हम लोग का एटलीस्ट यही फोकस है कि हम लोग को जॉब तक पहुंचना है, और हम आपके लिए वो पढ़ाई लाए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, उसका थ्योरी लेकर आया हूँ, अब बाद में क्वेश्चन लेकर आता हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल बच्चों को पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण चीज़ लाया हूँ। भाषणबाजी करने नहीं आया हूँ कि 5-10 क्वेश्चन पढ़ाना है, 2-4 टॉपिक करना है और बहुत सारा प्रचार प्रसार, बहुत तरह की यहाँ वहाँ की बातें करना है। वो सब कुछ नहीं, बस काम की बातें। इसीलिए प्लीज़ बातों को समझिएगा। बैकग्राउंड से नॉइज वगैरह जाए या मेरा सेहत है, खांसी वगैरह हो जाए तो उन चीज़ों को सबको निगलेक्ट करके चलिएगा। कह रहा है मुख्य क्वांटम संख्या n का मान जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूरी उतना ही अधिक होगा, ऊर्जा भी अधिक होगा। जैसे इसमें देखिए n बराबर 3 है तो ये जो कक्षा बनेगा इसमें होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये लास्ट में। अब यहाँ पे होगा तो देखिए यहाँ से ज़्यादा ऊर्जा इसमें चाहिए, इससे भी ज़्यादा ऊर्जा यहाँ चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये टॉपिक कह रहा है दिगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिगंशी क्वांटम संख्या द्वारा सेल में उपस्थित उप सेल, सब सेल की संख्या का पता चलता है। इस क्वांटम संख्या से सेल में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कारण उत्पन्न ऊर्जा के मान का पता लगाया जाता है। इस क्वांटम संख्या को L से दर्शाया जाता है, उसको n से, ध्यान, मुख्य क्वांटम संख्या n से, लेकिन दिगंशी क्वांटम संख्या को L से दर्शाया जाता है। n के किसी विशेष मान के लिए l का मान 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है। जैसे कि n बराबर 1 के लिए l 0 होता है, ये एक उपसेल हो गया। n बराबर 2 के लिए 0 और 1 हो सकता है, 2 उपसेल हो गया। उसी तरह n बराबर 4 के लिए 0 1 2 हो सकता है, 3 उपसेल हो सकता है। जब l बराबर 0 रहता है तब प्राप्त सब सेल को s, छोटा s कहते हैं। l बराबर 1 के लिए p कहते हैं, l बराबर 2 के लिए d कहते हैं, l बराबर 3 के लिए f अक्षर से सूचित किया जाता है। और ऊर्जा की बात करें तो उसी तरह आगे में बढ़ता जाएगा, s से ज़्यादा p में, d में और f में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। अगला टॉपिक कह रहा है कि किसी भी सेल में सेल के संख्या के बराबर ही उप सेल उपस्थित रहते हैं। मतलब जितना सेल उतना ही उप सेल। के सेल में सिर्फ एस सेल होते हैं, एल के में 2 गो होता है, एस और पी उप सेल होते हैं, एम के सेल में एस पी डी 3 गो होते हैं, एन वाला में एस पी डी एफ 4 गो होते हैं। ये सब ध्यान रखना है आपको। अब एक और टॉपिक आया है क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थोड़ा सा देख लेते हैं कितना पढ़ना बचा हुआ है, इसके बाद ये टॉपिक सब रहेगा, देख लीजिए।
देख पता चल जाएगा ना कि कितना मतलब है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करना है। तो चलिए ये टॉपिक से एक क्लास और ले लेंगे थ्योरी का, ठीक है, क्योंकि देखिए ये टॉपिक बच गया, उसके बाद ये सब टॉपिक बचा हुआ है, और ये में टाइम लगेगा, ये सब जो दे है ना, ये सब में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अफवाहों का सिद्धांत, ये सब में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा अच्छे से ये सब समझाएंगे, छोटा सा रहेगा, ज़्यादा टॉपिक नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना रहेगा हम लोग को करना, तो वो थ्योरी करके कोशिश करेंगे कि उसी में क्वेश्चन को खींच दे। देखते क्वेश्चन कितना है, ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, टोटल है ना 150, तो तकरीबन 50 क्वेश्चन आप थ्योरी कर लेंगे पिछले वाला जो अथी है, ठीक है। तो आज के सेवा इतना ही रखते हैं, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई मेरे प्लीज़ जो भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़, ये सारे क्वेश्चन है ना एग्जाम में आए, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है कि बिना एग्जाम में आया हुआ, ये ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बस इतना ही कहेंगे। मन लगा के पढ़िए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।